सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चों लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई नो ये चैप्टर तुम्हारे पेशेंस लेवल को बहुत ज़्यादा टेस्ट कर रहा होगा, और करेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि बेटा जी ये आपका सिलेबस का लॉन्गेस्ट चैप्टर है। पर मज़े की बात ये है कि ये चैप्टर सबसे बड़ा तो है, लेकिन मज़ेदार भी उतना ही है। और इस चैप्टर को पढ़ाने में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, पर आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, लगा दीजिए फटाफट से अपने आज की क्लास की अटेंडेंस। फिर आज पढ़ाती हूँ तुम्हें फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। तो बेटा अब तक हम लोगों ने 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली है। पहली फॉर्म थी सोल प्रोप्राइटरशिप। एक अकेला बंदा, एक मासूम सा बंदा अकेले ही अपने बिजनेस को संभाल रहा था। उस सारे बिजनेस के सुख उसके, तो सारे बिजनेस के दुख भी उसके थे। साथ ही साथ अकेला पैसा लगा रहा था। जब मन चाहा बिजनेस को खोल लिया, जब मन चाहा बिजनेस को बंद कर दिया। पूरा कंट्रोल उसके हाथों में था, और बेचारे की लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड थी। यानी कि कल को अगर अपने बिजनेस की उधारी नहीं चुका पाया, तो उसके दुकान के बाहर जो उसकी साइकिल खड़ी हुई थी, वो तक लोग नहीं छोड़ने वाले थे। फिर उसके बाद दूसरा बिजनेस हम लोगों ने पढ़ा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो हिंदू फैमिलीज में इंडिया में बहुत फेमस है। और इसके अंदर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हो, जिसमें इस बिजनेस को चलाने की बागडोर हम देते हैं द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को, जो कि जाना जाता था कर्ता के नाम से, जिसकी लाइबिलिटी भी होती थी अनलिमिटेड, क्योंकि उस कारोबार की पूरी जिम्मेदारी होती थी कर्ता के कंधों पर। बाकी सारे पार्टनर्स यानी कि बाकी सारे मेंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो थे हमारे को पार्टनर्स, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार रखते थे, लेकिन डिसीजन मेकिंग राइट उनके पास नहीं था। बाय बर्थ आप उस बिजनेस के मेंबर बन जाया करते थे। नेक्स्ट आप लोगों ने पढ़ा पार्टनरशिप। लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने पार्टनरशिप ही कवर अप किया। थोड़ा सा बड़ा था ये टॉपिक हमारा, जिसमें हमने देखा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 की लिमिट के साथ इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है, जहां पर तुम और तुम्हारा कोई एक साथी जब चाहे बिजनेस को शुरू कर सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको गवर्न करता है, जहां पर तुम्हें एक एग्रीमेंट के साथ इस बिजनेस को शुरू करना है। लाइबिलिटी लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारी अनलिमिटेड थी, और तो और डिसीजन सारे मिलकर लेते हो, एक म्यूचुअल एजेंसी के साथ यहाँ पर काम करते थे। तो बेटा अब तक तो कहानी थी ये 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब आते हैं एक ऐसी सोसाइटी पर जो आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करने के लिए बनाई जा रही है तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये बिजनेस साथ ही साथ अपना एक ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर भी रखता है। यानी कि इस सोसाइटी का, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि अपने मेंबर्स की मदद करना भी है। तो देखो कितना खूबसूरत सा है ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो जरा, थोड़ी सी कहानी पहले मैं आपको इस बिजनेस के बारे में अगर सुनाऊं और समझाऊं और बताऊं, तो बेटा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए बोला जाता है कि कॉर्पोरेटिव, देखो नाम में ही मेलजोल है, और मेलजोल में ना बेटा कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलती। अगर कोई तुम्हारे साथ आना चाहता है, कोई तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, ये उसकी खुद की मर्जी हो सकती है। तुम जोर जबरदस्ती से थोड़ी ना ये काम कर सकते हो। तो बेटा कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक ऐसा बिजनेस है जहां पर हमें चाहिए होता है एक वॉलेंटरली एसोसिएशन। क्या चाहिए होता है बेटा? एक वॉलेंटरली एसोसिएशन। यानी कि मैं यहाँ पर जो यारी दोस्ती कर रही हूँ, वो यारी दोस्ती फोर्सफुली नहीं हो रही कि मैंने राजू के सर पे रखी एक बंदूक और मैंने कहा राजू इस बिजनेस में आना पड़ेगा। नहीं भाई, डरा धमका के जोर जबरदस्ती से ये बिजनेस नहीं चल रहा है। यहाँ तो है एक वॉलेंटरली एसोसिएशन कि देखो भाई, हमारा पर्पस यहाँ सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप भी सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट बनना चाहते हैं और इस तरीके का बिजनेस अगर हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ मिल जाइए। तो इसीलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए बहुत प्यारा वर्ड यूज हो रहा है, वॉलेंटरी एसोसिएशन। साथ ही साथ ये वॉलेंटरी एसोसिएशन आप कर सकते हो मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर्स के साथ। अब क्योंकि अडल्ट बोर्ड दिया गया है, तो बेटा यहाँ पर हमें एज आपकी चाहिए 18+। यानी कि अगर आपकी आयु
आपकी एज 18 प्लस है, यानी कि आप 18 या 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, हमें इस सोसाइटी को, इस यारी दोस्ती को बनाने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। अब जैसे कि पार्टनरशिप तो 2 लोगों के साथ शुरू हो जाती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी को शुरू करने के लिए पहला चैलेंज तुम्हारे सामने यही है कि यहाँ पर मुझे कम से कम 10 मेंबर इकट्ठे करने होंगे। ठीक है, अब ये जो 10 मेंबर हमारे सामने इकट्ठे होंगे बेटा, यहाँ इनका पर्पस क्या है? यहाँ इन सभी का पर्पस रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव, या मैं कहूँ सोशल वेलफेयर ऑफ देयर मेंबर्स, अपने मेंबर का सोशल वेलफेयर करना। बट बेटा जी, ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी तो लॉ के हिसाब से चलती है, तो यहाँ पर आपको एक एक्ट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो बेटा उस एक्ट का नाम क्या है? कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। यानी कि अगर आपको एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चलानी है तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत आपको सारे नियम कानूनों का पालन करना होगा, यानी कि इसी के प्रोविजन को आपको यहाँ पर फॉलो करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ में और एक दो चीजें आपको यहाँ पे बता के चलूं कि जब भी आप किसी भी तरीके से अपने बिजनेस का बेटा जी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, तो एक फीचर तो आपको खुद पता चल जाना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन कराते ही आपके बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि लॉ की नजरों में तुम और तुम्हारा बिजनेस दोनों अलग है, यानी कि मेंबर और आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के नजरों में अब दो अलग अलग लोग हैं। और जहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, वहां पर एक फीचर आपका और निकल जाता है। जब तुम और तुम्हारा बिजनेस अलग हो गए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। कौन सी लाइबिलिटी देखने को मिलेगी? लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कि हर एक मेंबर सिर्फ उतने ही चीजों के लिए लायबल है, सिर्फ उतने ही पैसों के लिए लायबल है जितना पैसा उसने अपने बिजनेस पे लगाया होगा। तो सिंपल है भाई लोग, बिल्कुल एकदम सिंपल है। सुनते रहो बस कहानी और समझते रहो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पर अगर 10 अडल्ट मेंबर्स ने वॉलेंटरली अपनी इच्छा से ये सोच लिया कि हम साथ में आएंगे और बिजनेस करेंगे, तो ये बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यानी कि अपने बिजनेस और अपने मेंबर्स को अलग करना पड़ेगा और अपने बिजनेस को देनी पड़ेगी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसके मजेदार बेनिफिट तो तुम्हें ही मिल रहा है ना कि तुम्हारी हो रही है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो चलो बच्चों, अब इसी कहानी को इनकी जुबानी पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द वॉलेंटरली एसोसिएशन। तो मेरी कही हुई बात को देखो, ये यही बता रहे हैं कि ये एक वॉलेंटरली एसोसिएशन होता है ऑफ द पर्संस हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, कुछ भी, पर साथ में आए हैं। जैसे कि उन सभी दोस्तों का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव था कि सभी को अपनी सहेली को हर महीने घुमाना है। अब हर महीने तो पॉसिबल नहीं था, तो कहीं ना कहीं आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया ना कि एक एक महीना बांट लेते हैं और घुमाने ले जाएंगे। तो बस कुछ इसी तरीके से काम चल रहा है। और ये काम कैसे हो रहा है बेटा? थ्रू म्यूचुअल हेल्प एंड कॉपरेशन, आपसी मदद से, आपसे मेलजोल से। It is formed to provide the services to its member rather than to earn the maximum profit। अब बेटा ये क्यों बनाई गई है? ये बनाई गई है क्योंकि हम यहाँ पर अपने मेंबर्स को कुछ सर्विस देना चाहते हैं। यहाँ हमारा मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है हमारा यहाँ पे मेन पर्पस, सोशल वेलफेयर है। सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और यहाँ पर इस एक्ट को रजिस्टर्ड किया जाता है कोऑपरेटिव, मतलब इस सोसाइटी को रजिस्टर किया जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर, जिससे आपको मिल जाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दी मेंबर। अब हमारे यहाँ पर ऐसी कौन कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है? सबसे फेमस एग्जाम्पल अमूल डेयरी। अमूल जिसके प्रोडक्ट्स आप लोग यहाँ पर आज इतने इस्तेमाल करते हो, वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो बेटा जी एक बार आज जाके रिसर्च करना अमूल के बारे में और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि तुमने क्या समझा अमूल के बारे में, कि अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनी, कैसे बनी, कौन सी स्टेट में चलती है। ये सारी जानकारी मुझे तुमसे चाहिए, आज जाकर स्टडी करना। देखो बेटा, कॉमर्स एक खूबसूरत सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हो ना बच्चे, वो सारी चीजें आपके आसपास एग्जिस्ट कर रही है।
द पॉइंट इज कि आपको उसको एक्सप्लोर करना है। सारी चीजें अगर मैं यहाँ पे बता दूंगी तो आपका वो जो एक रिसर्च वाला, जो आपके अंदर का जो रिसर्चर है ना, वो जाकर बाहर नहीं आएगा, लेकिन आपको कॉमर्स फील्ड में उसे निकालना पड़ेगा बाहर। तो आज मैंने आपको यहाँ पर एक हिंट दी, मैंने आपके अंदर एक जोश जगाया कि बेटा इस अमूल के बारे में इसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल देना, कि ये कौन है, कहाँ है, कब आए, कैसे आए, क्या करते हैं, ये सब निकाल दो और कमेंट बॉक्स में लिख दो। क्योंकि तुम्हारे जैसा अगर कोई प्यारा बच्चा आता है तो वो इस चीज को पढ़ेगा, मुझे भी खुशी होगी, मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपने काम किया है। ठीक है, तो मात्र आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। आजकल तो वैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है, तो प्लीज एक बार ये काम जरूर करना। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कुछ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बेटा जी चलते हैं इनके फीचर्स की तरफ। अब फीचर्स है, इनके नेचर के हिसाब से ही होंगे, तो चलो देखो क्या बोला है यहाँ पे। चलो वॉलेंटियर लोग लगे सर्विस में। तो भाई जब भी ये सारे के सारे 10 मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, चलो चलो वॉलेंटियर लोग लगे सर्विस में अपनी। तो बेटा सी से है यहाँ पर क्या, कंट्रोल, वी से है वॉलेंटरी एसोसिएशन, एल से है लीगल स्टेटस, फिर एल से है लिमिटेड लाइबिलिटी, और एस से आ जाता है बेटा सर्विस मोटिव। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब। सबसे पहले आया बेटा वॉलेंटरी एसोसिएशन। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो बनाई जा रही है वो वॉलेंटरली बनाई जा रही है। मतलब यार देखो, आप अपनी इच्छा से बना रहे हो, आपको कोई कह नहीं रहा कि आप एक सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ इस चीज को करो, आप अपनी इच्छा से इस काम को कर रहे हो। तो यहाँ पर वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ये उन लोगों के लिए जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल कॉमन है, जो एक ही सोच रखते हैं। आज आप और मैं अगर एक ही सोच रख रहे हैं तो हम लोग भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल सकते हैं। सो मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल दी पर्सन्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन, सभी लोगों के लिए ओपन है। तो लेकिन इसको ओपन करने के लिए मिनिमम तो 10 चाहिए, बट बेटा जी मैक्सिमम की ना कोई लिमिट नहीं है। भाई सामाजिक भलाई के लिए कौन रोक रहा है तुम्हें? हम तो ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं सिर्फ 100 लोग ही समाज का भला कर सकते। नहीं भाई, जितने लोग समाज का भला करना चाहते हैं उतने लोग कर सकते हैं, हम नहीं रोक रहे किसी को भी यहाँ पर। तो मिनिमम तो 10 है कि भाई इतने लोगों का तो एटलीस्ट हमें साथ चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नो वन कैन बी फोर्स टू बिकम अ मेंबर, ना तो आपको मेंबर बनने के लिए फोर्स किया जा रहा है। मेंबर्स आर फ्री टू ज्वाइन और लीव द सोसाइटी, ना आपको जाने से रोका जाएगा। आप आएंगे तो आपका स्वागत है, हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। अगर आप जाना चाहेंगे तो भी दरवाजे खुले हुए हैं, आप अपने आप जा सकते हैं। मतलब आपको कोई यहाँ पर रोकेगा नहीं जाने से। एंड देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव भी हम लोग यहाँ पे नहीं करते आपकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या सोशल स्टेटस के हिसाब से। यहाँ हम ऐसे किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, हमें तो बस आप लोगों का साथ चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ लोकेलिटी के जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने वॉलंटरली एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली, जिससे बन जाती है ना सोसाइटीज़ में। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग ना अपने यहाँ पे काम कर, जो रहने वाले लोग हैं उनकी कॉमन फैसिलिटी और मेंटेनेंस का काम करेंगे। तो देखो मेंटेनेंस का काम करे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, पैसों की ज़रूरत हर जगह होती है, तो बस पूलिंग ऑफ रिसोर्स हो जाता है और आपस में सोसाइटी काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, चलो आगे देखो। लीगल स्टेटस। अब लीगल स्टेटस क्यों है बेटा? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया ना भाई। यहाँ हमने आपको एक लॉ दे दिया, एक एक्ट पकड़ा दिया। अब जहाँ एक्ट है, जहाँ लॉ है, वहाँ आपका रजिस्ट्रेशन भी है। तो बेटा जी कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है अपने मेंबर से हटके, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, जिसकी वजह से अब आप अपने बिजनेस के नाम से प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, आपका बिजनेस अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा, आपका बिजनेस किसी पे केस फाइल कर सकता है, आपके बिजनेस पर भी केस फाइल हो सकता है। मतलब मेंबर्स यहाँ पर खतरे में नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर बिजनेस के नाम से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट द थर्ड वन इज बच्चे लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये तो सेकंड पॉइंट से निकला है। अगर आपके बिजनेस का सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया तो आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी भाई? जितना पैसा लगाया है, 100 रुपए लगाए हैं ना, तो 100 रुपए तक की जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा कोई तुम्हें नहीं कह रहा कुछ भी। तुमने अगर 100 रुपए लगाए हैं तो तुम्हारी लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपए की है। चाहे तुम्हारे पर्सनल एसेट्स कितने के भी तुम्हारी दुकान के बाहर, तुम्हारी सोसाइटी के बाहर खड़े हुए हो, कोई हाथ नहीं लगा सकता उसे। तुम्हारी लैम्बोर्गिनी यहाँ पर एकदम सेफ है, कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लाइबिलिटी कैसी हो गई है?
लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है जी, तो देखो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी आपकी जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड है, कितनी, जितना पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगा दिया है। सो मेंबर्स पर्सनल एसेट्स रिमेन प्रोटेक्टेड, आपके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ है। लॉसेस जो है वो सिर्फ उतने तक के हैं जितने की आपकी इन्वेस्टमेंट है। मेंबर्स बिल्कुल भी पर्सनली लाइबल नहीं है, और ये ही चीज़ लोगों को एनकरेज करती है कि भाई देखो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती तो घर के बर्तन भी उठा के ले जाएंगे वो, लेकिन अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है तो भाई ठीक है, बस दिल को एक सुकून है कि यार जितना पैसा लगाया सिर्फ उतने का ही हमारा रिस्क है। जैसे कि एक मेंबर ने 20,000 रुपए लगाए सोसाइटी में, मैक्सिमम फाइनेंशियल लॉस अब उसका कितना हो सकता है, सिर्फ 20,000 का। ठीक है, अब आते बेटा कंट्रोल पे, ये है असली मुद्दा। अब तक की बातें तो ऐसी है कि मैंने तुम्हें मीनिंग पढ़ा दिया था ना, तुम तो भी वो 3 फीचर्स बना सकते थे अपने आप। मतलब तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एचयूएफ क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, तो 2-3 फीचर तो ऐसे जो तुम खुद लिख सकते हो। पता नहीं क्यों बच्चा रट्टा मारते हैं, परेशान होते हैं कि मैम फीचर मैरिट डिमेरिट याद नहीं हो रहे। अरे भाई तुम कॉन्सेप्ट समझो ना, तुम उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझो। मैंने कितने मेन चीजें बता दी, लीगल स्टेटस, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातें, नंबर ऑफ मेंबर्स से रिलेटेड बातें, तो ये तो तुम खुद भी लिख सकते हो। अब मेन चीजें क्या अलग है वो तुम्हें याद करना है, जैसे कि कंट्रोल, क्योंकि हर जगह का कंट्रोल का जो सिस्टम है बेटा वो अलग है, हर जगह का सिस्टम अलग है। तो वो सिस्टम को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, एकदम टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, दिल और दिमाग दोनों तक फिट हो जाएगा। ठीक है, दिल और दिमाग। ठीक है, चलो अब याद करो थोड़ा सा, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंट्रोल कौन था, किसके हाथ में कंट्रोल था, बेचारा वो अकेला बंदा, प्रोप्राइटर के हाथ में सारा कंट्रोल, एचयूएफ में, कर्ता के हाथ में, पार्टनरशिप में मिलीजुली सरकार है भाई उनकी पार्टनरशिप की, तो सभी लोगों के हाथों में कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग शेयर्ड है उनका, म्यूचुअल कंसेंट चलता है वहां पर। तो यहाँ लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है भाई, आपने मिनिमम तो कह दिया 10 है, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है भाई। अगर 1000 बंदे मिल गए तुम्हारी सोसाइटी में, 1000 लोग आ गए, तो क्या 1000 लोगों से पूछते फिरोगे, कब लोगे डिसीजन, कैसे लोगे डिसीजन? 1000 लोगों की बुद्धि एक ही चीज से मैच हो जाए, इसने किसने कह दिया ऐसा, तो यहाँ तो गड़बड़ होगी ना। तो यहाँ हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा सुनो भाई, अब 1000 के 1000 लोग समझदार थोड़ी हो सकते हैं। क्यों भाइयों लोगों, बोलो भाई और बहनों, फ्रेंड्स, बताइए ना फ्रेंड्स, क्या आपको लग रहा है, आपको लग रहा है वो जो 1000 लोग होंगे वो सारे बुद्धिमान होंगे? नहीं, अरे चलो हो भी गए बुद्धिमान, पर अब सभी बुद्धिमानों से यहाँ पर हम सलाह तो नहीं ले सकते ना। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीका निकाला, हमने कहा भाई देखो, हम ना यहाँ पर कुछ ज्यादा समझदार लोगों की एक कमेटी बनाते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, मान लो वो 10 का ग्रुप है, 15 का ग्रुप है, कल को हमारी सोसाइटी में जो भी डिसीजन लेना होगा वो ग्रुप लेगा। मतलब हमने उनको जिम्मेदारी दे दी है कि भाई देखो हमने यहाँ पर कमेटी बना ली है, हमारे सजेशन आप सुनना, उस सजेशन पर सोच विचार करना, और आपको उस टाइम पे जो सही लगेगा सोसाइटी के लिए वो डिसीजन आप ले लेना। तो यहाँ पर होती है बेटा एक इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, आओ समझते हैं इसके बारे में। तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो है, पहली बात तो वो डेमोक्रेटिक कंट्रोल पर चलती है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल का प्योरली यहाँ पर मतलब क्या है बेटा, आपकी सरकार है ये, आपके लिए ये, यहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। अब वो समान अधिकार कैसे, कि जब हम वो कमेटी बनाते हैं ना, तो कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव चुनने हैं। अब भाई हर कोई कमेटी का पार्ट बनना चाहेगा ना, सब कहेंगे मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं। भाई तुम्हारे कह देने से क्या हो गया, तुम्हारे कह देने से क्या होता है? तो यहाँ हम वोटिंग कराते हैं। अब जब वोटिंग कराते हैं तो एक कहता है मैंने तो 1 लाख रुपए लगाए हैं, मैं तो 1 वोट दे रहा हूँ। दूसरा कहता है तूने 1 लाख लगाया है, मैंने तो 5 लाख लगाया है, मैं तो 5 वोट दूंगा। ओ भाई सुनो, किसने कहा तुम्हें, किसने कहा कि कैपिटल के हिसाब से वोटिंग राइट मिलेंगे? डेमोक्रेटिक पैटर्न है, इक्वालिटी होगी। तुमने चाहे यहाँ पे 10 करोड़ लगा रखे हो, 1 करोड़ लगाया हो, 100 रुपए लगाए हो, चाहे 1 रुपया लगाया हो, सबको वोट करने का अधिकार सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। यानी कि सब एक ही बार वोट कर पाएंगे, अधिकार बिल्कुल बराबर है। आपके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ क्या बोला गया, एवरी मेंबर हैज 1 वोट, हर मेंबर के पास 1 वोट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। तुमने कितना ही पैसा लगाया तुम खरीद नहीं सकते, हमें 1 वोट ही दे पाओगे। डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी, उसके बाद वो मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जाएगा। ईच वोटिंग राइट्स इंश्योर द फेयरनेस, अब ये फेयरनेस के लिए आया है। एंड मैनेजमेंट इज कैरिड आउट थ्रू एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, यानी कि वोट आए होंगे,
मेजॉरिटी में जो वोट गए उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा, और आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन संभाल रही है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी। ये याद रखना है, इलेक्टिंग मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। इलेक्टिंग मैनेजमेंट कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिसीजन लेते हैं। इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा। Whether a member invest 5,000 और 5 लाख, 5,000 लगाओ 5 लाख लगाओ, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। Each member gets only one vote in the election of the managing committee। तो भाई देखो, मैनेजिंग कमेटी में आपको वोट देने का एक ही अधिकार है, ठीक है। चलो अगला आता है बेटा सर्विस मोटिव। अब यहाँ उन्होंने एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी, बिल्कुल एकदम क्लियर कट हो गई एक बात कि भाइयों और बहनों, यहाँ पर आपको जो मोटिव सर्व किया जाएगा वो आपका सर्विस होगा। हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था, हमारी सोसाइटी का नाम ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, अपने मेंबर्स की मदद करना है, ठीक है। तो यहाँ हम सर्विस मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू सर्व द मेंबर्स, नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड इट इज फॉर्म्ड टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द मेंबर्स। तो अपने ही मेंबर की नीड के लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। एंड इट प्रोवाइड्स द गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। तो अभी आप अलग अलग तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे, तो उसमें होती है एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ पर हमारा मेन पर्पस ये होता है कि हम अपने मेंबर्स को गुड्स और सर्विसेज दे दें रीजनेबल प्राइस पे। तो कोई भी अगर सरप्लस आता है तो वो आपस में बांट लेते हैं ये लोग, और वेलफेयर के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, प्रमोट करते हैं आपसी हेल्प, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हैं और सोशल वेलफेयर करते हैं। जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर सप्लाई किया जाता है क्वालिटी ग्रॉसरीज, गुड क्वालिटी ग्रॉसरीज ये दे रहे हैं अपने मेंबर को रीजनेबल प्राइस पे, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। तो बेटा कैसे बोला उन्होंने कि सारे वॉलेंटियर चलो लगे सर्विस में, है ना, चलो वॉलेंटियर लोग लगे सर्विस में। तो कंट्रोल इलेक्टेड मैनेजमेंट कमेटी के थ्रू है, वॉलेंटरी एसोसिएशन है, मिनिमम 10 अडल्ट मेंबर, मैक्सिमम नो लिमिट। आप इस सोसाइटी को ज्वाइन भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हैं। लीगल स्टेटस है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर, जो आपको लीगली एक अलग पहचान देगी, जिसकी वजह से आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, आपके पर्सनल एसेट्स एकदम सेफ रहेंगे। मोटिव आपका यहाँ पर सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज मैरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो मैरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए याद रखना है लेस इक्वालिटी इन इकोनॉमी, द बेसिक ट्रूथ ऑफ लाइफ, लेस इक्वालिटी इन इकोनॉमी। तो बेटा जी जहाँ पर एल से मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी, ई से आता है आपका ईज ऑफ फॉर्मेशन, एस से आता है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, अनदर एस इज फॉर स्टेबल एग्जिस्टेंस। ये पूरा आपका लेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इक्वालिटी से आया बेटा इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, और इकोनॉमी से आया बेटा इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ठीक है। चलो वन बाय वन अब इनको भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है बेटा यहाँ पर स्टेबल एग्जिस्टेंस। यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर तुम खुद बताओ, खुद सोचो, कौन मैनेज कर रहा है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को? बोलो कौन मैनेज कर रहा है? इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी, जो उन्हीं लोगों में से चुनी गई है जो मेंबर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 10 और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कल को अगर उन मेंबर्स को कुछ हो भी गया तो दोबारा एक मैनेजिंग कमेटी बन जाएगी। चलो मैं कहती हूँ कि सभी मेंबर्स को भी कुछ हो गया तो भी आपके बिजनेस की एक लीगल एग्जिस्टेंस है, जिसको लॉ ही बनाएगा तो लॉ ही मिटाएगा। मैं इसको ऐसे भी कहती हूँ, हमें उस ईश्वर ने बनाया है, वो लेकर आया है हमें इस धरती पर, भाई उसकी इच्छा से तो हम यहाँ पर आए हैं ना, प्रकट हुए हैं, तो वही हमें ऊपर लेकर जा सकता है। उसी के अंदर ये शक्ति है कि जब उसका मन करेगा हमें अपने पास बुलाने का, वो तब बुला सकता है। ठीक उसी तरीके से एक कंपनी को, एक बिजनेस को लॉ बनाता है, कोई इंसान नहीं, उसका लीगल एग्जिस्टेंस लॉ देता है उसको। तो जो चीज़ लॉ बना रही है उसको मिटाएगी भी लॉ। तो किसी भी मेंबर की डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी किसी भी तरीके से आपके बिजनेस की एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है बेसिकली कॉन्टिन्यूटी की। तो यस, आपके बिजनेस की यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो देखिए जरा, A cooperative society enjoys the continuous existence because of it has a legal identity.
क्योंकि आपकी एक लीगल आइडेंटिटी है। सोसाइटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रेजिग्नेशन ऑफ इट्स मेंबर। आप जाओ या आप रहो, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेंबरशिप में चेंज बट द सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। मेंबरशिप चेंज हो सकती है लेकिन सोसाइटी तब भी रहेगी। बुक्स में, लॉ की नजरों में सोसाइटी तब तक रहेगी जब तक लॉ उसे हटा नहीं देता अपनी बुक्स से। इट इंश्योर्स द अनइंटरप्टेड बिजनेस ऑपरेशन, तो लगातार आपका बिजनेस चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन रहेगी। जैसे कि एक हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई ताकि वो आराम से काम कर सके, तो अगर उससे कुछ मेंबर अपना फ्लैट बेच भी देते हैं, सोसाइटी को छोड़ भी देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें, ठीक है, वो सोसाइटी तब भी चलती रहेगी। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों के सामने इकोनॉमी इन ऑपरेशन। अब इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, मान लो कि कोई काम मैं अकेले कर रही हूँ, ठीक है। मान लो कि एक फैक्ट्री के अंदर, मेरे पास एक मेरी फैक्ट्री है, उससे मैं अकेले उस काम को कर रही थी, ठीक है, और उस फैक्ट्री का रेंट मुझे 20,000 रुपये भरना पड़ता था। चाहे मैं बिजनेस करूँ ना करूँ, मुझे ये फैक्ट्री का रेंट पे करना ही करना है, यानी कि पूरा का पूरा बर्डन मेरे ऊपर है, ठीक है। बट अब क्या हुआ कि मेरे साथ 10 लोग और मिल गए, 10 लोग और मिल गए, हमने प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू किया, और सीधी सी बात है, मेरे साथ 10 लोग और जुड़ गए हैं, तो जो रेंट अकेले मैं भर रही थी 20,000 रुपये का, पूरा बर्डन 20,000 का मेरे ऊपर था। अगर 10 लोग मेरे साथ आ गए तो बेटा पर मेंबर अब रेंट कितना हो गया? 2,000। यानी कि जब मुझे ये दिखा कि उस बर्डन को शेयर करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा माइंड में रखो कि मान लो आपको एक रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आते हो, और वहां पर या तुमने कोई एडवर्टाइजमेंट कराई, चलो वो एडवर्टाइजमेंट तुमने कराई 2 लाख रुपए की, ठीक है, 2 लाख रुपए की तुमने एडवर्टाइजमेंट कराई। अब उस एडवर्टाइजमेंट को कराने की वजह से तुमने 2,000 यूनिट बेच दी, ठीक है, 2,000 यूनिट बेच दी, तब भी बेटा तुम्हें वो एडवर्टाइजमेंट पर यूनिट कितनी कॉस्ट दे रहा है? पर यूनिट वो तुम्हें कॉस्ट दे रहा है 100 रुपए, ठीक है। अब मैं कहती हूं कि उस 2 लाख रुपए की एडवर्टाइजमेंट की वजह से तुमने 2 लाख यूनिट बेच दी, 2 लाख यूनिट बेच दी। अब तुम्हें कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 1 रुपी पर यूनिट। तो बेटा पता है क्या होता है, जब हम स्मॉल स्केल पर काम करते हैं ना, तो स्मॉल स्केल पर काम करने की वजह से कई बार हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है, और वो ज्यादा कॉस्ट हमें प्रॉफिट कम जनरेट करके देती है, मतलब हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता। एक छोटा सा किसान जिसके पास एक छोटी सी जमीन है, उसे फर्टिलाइजर खरीद के लाना पड़ता है। अब उसकी क्षमता नहीं है कि वो ज्यादा फर्टिलाइजर खरीद के ला सके, उसको सिर्फ 1 किलो का पैकेट चाहिए। बट जब वो दुकानदार के पास गया, दुकानदार ने कहा जी 10 किलो से कम का नहीं मिलेगा। तो जहां उसकी कॉस्ट सिर्फ 1 किलो के फर्टिलाइजर के लिए थी, आज उसे 10 किलो के लिए खर्च करना पड़ रहा है, जहां पर उसका प्रोडक्शन इतना है भी नहीं। तो उस एक्स्ट्रा कॉस्ट ने ना उसके प्रॉफिट के मार्जिन को कम कर दिया। बट वहीं पर उसके जैसे 10 फार्मर उसके साथ जुड़ गए, मतलब लार्ज स्केल उनका बिजनेस हो गया, उनकी जो लैंड है वो बढ़ गई, जिसकी वजह से वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। प्लस 10 फार्मर ने वो 10 किलो का कट्टा ले लिया और सभी ने आपस में उस पैसे को बांट लिया, तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई ना। तो बेटा आपको यही समझना है कि जब हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट होती है वो कम हो जाती है, कि जहां वो कॉस्ट पहले 100 रुपए थी, अब वही कॉस्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से 1 रुपए पर यूनिट हो गई, जिससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज का मतलब होता है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ स्केल। बेनिफिट ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ कि जब छोटे पैमाने से बड़े पैमाने पे गए, आपने छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में कन्वर्ट किया, तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी और उसकी वजह से हो जाने वाला रिडक्शन इन कॉस्ट आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है, जो आपको इकोनॉमी देता है। इकोनॉमी मतलब फायदा देता है आपके बिजनेस ऑपरेशन में, यानी कि वो आपकी कॉस्ट को कम करके आपके प्रॉफिट को बढ़ा देता है, और इसी को यहाँ पे बोला गया है इकोनॉमीज इन ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो जरा, लिखा है द सोसाइटी ऑपरेट्स इकोनॉमिकली बिकॉज द मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन इट्स मैनेजमेंट, क्योंकि मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिडल मैन एलिमिनेट हो रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो रही है।
मेंबर्स अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं, पर्सनल गेन्स अपने अपने पर्सनल गेन के लिए काम नहीं कर रहे। वेस्टेज को मिनिमाइज किया जाता है जिससे कि चलाने की जो कॉस्ट है ना बेटा वो कम आती है, वो कंपैरेटिव लो हो जाती है, जिससे आपके बिजनेस में आपको इकोनॉमी इन ऑपरेशन यानी कि सस्ते में आपको ये काम आप चला पा रहे हो और प्रॉफिट मिल जाता है। तो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्रोसरी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेती है जिससे उसकी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो वो आगे भी उसको लोअर प्राइसेस पर बेच सकती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगला आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। अब अगेन वही, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लाइबिलिटी का आपका मतलब होता है कि क्योंकि आपके बिजनेस की सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई तो बिजनेस अलग हो गया, मेंबर अलग हो गए। जब बिजनेस और मेंबर अलग हो गए तो अब बिजनेस के डेट्स को पे करने के लिए सिर्फ बिजनेस के एसेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा, विच मीन्स कि आपके पर्सनल एसेट्स बिल्कुल सेफ हैं और आपकी लाइबिलिटी सिर्फ उतने तक की है जितने तक का पैसा आपने बिजनेस में लगाया। ठीक है, सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। फीचर में भी हमने इसको कवर अप किया। पर्सनल एसेट्स आपके बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पर और फाइनेंशियल रिस्क आपका कम है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मेंबर बनने के लिए इनकरेज किया जाता है और ये फीचर जो है वो बहुत अट्रैक्ट करता है उनको। और मेंबर्स पर्सनली यहाँ पर बिल्कुल भी लाइबल नहीं होते। जैसे कि एक बंदे ने 25,000 रुपये लगाए तो उसके मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है लाइबिलिटी कितने की है? 25,000 की है। ठीक है, चलो अब बेटा बढ़ते हैं आगे ईज ऑफ फॉर्मेशन पे, यानी कि इसको खोलना बहुत आसान है। क्या करना है? 10 लोग ढूंढ लो जो तुम्हारे साथ मिलजुल कर काम करने के लिए तैयार हो जाए। 10 अडल्ट मेंबर होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन करा लो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 1912 में जाकर। ज़्यादा कोई उसका हाई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, हाई फाई फॉर्मेलिटीज सिंपल सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं और आप अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हो डेमोक्रेटिक पैटर्न के साथ। स्टेबल एग्जिस्टेंस है, लिमिटेड लाइबिलिटी, तो बहुत बेनिफिट है। सो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन बी फॉर्म्ड विदाउट द कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्मेलिटीज़, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए बन रहा है, तो सरकार भी यहाँ पर ऐसे बिजनेसेस को प्रमोट करती है। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर इज कंपैरेटिवली सिंपल, बहुत आसान होता है। फॉर्मेशन भी सस्ता है, अदर फॉर्म से कंपेयर किया जाए, जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपेयर करोगे तो सस्ता है। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो इसको इजीली ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। उन छोटे छोटे ग्रुप्स के लिए सुटेबल है जिनका अपना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि एक डेयरी फार्मर ने अपना ग्रुप बनाया, अपने आप को रजिस्टर कराया एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और उन्होंने सारे के सारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, फॉर्मेलिटीज जो है वो कंप्लीट करी जो उनको ज़रूरी थी अपनी सोसाइटी को खोलने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट की बात करूं तो देखो, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिसको चलाया जा रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव से, तो गवर्नमेंट मदद करती है। कैसे मदद करती है? गवर्नमेंट कहती है आपको रॉ मटेरियल चाहिए, हम सस्ते में दिलवा देंगे, आपको सब्सिडी दे देंगे। गवर्नमेंट कहती है हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप ऐसा बिजनेस खोलो, हम आपको टैक्स में कंसेशन दे देंगे, यानी कि आपके ऊपर कम टैक्स लगाएंगे। गवर्नमेंट कहती है हम चाहते हैं कि आप ऐसा बिजनेस करो, हम आपको पैसा दिलवा देंगे कम रेट पर, मतलब अगर आपको पैसों की जरूरत होगी तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आसानी से आपको लोन दिलवा देंगे जिसको आप आसान किश्तों में भी वापस कर सकते हो। तो यहाँ पर ऐसी सोसाइटीज के लिए गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट रहता है। सो गवर्नमेंट एक्टिवली प्रमोट्स द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू द वेरियस इंसेंटिव्स एंड असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस में भी प्रोवाइडेड थ्रू द ग्रांट्स एंड द सब्सिडीज। तो पैसों में मदद कर देती है। कैसे भाई? थोड़े से चैरिटी वगैरह कर दी, डोनेशन दे दी यानी कि ग्रांट्स दे दिए, या सब्सिडी यानी कि सस्ते में सामान अवेलेबल करा दी, एक तरीके का डिस्काउंट। कंसेशनल लोन दे दिए यानी कि सस्ते में लोन दिलवा दिया मार्केट रेट से कम रेट पर। टैक्स के बेनिफिट दे दिए, अदर इंसेंटिव दे दिए, ताकि हम चाहते हैं भाई कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ये बिजनेस कर सको। टेक्निकल गाइडेंस भी दे देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे देते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये बिजनेस कैसे चलाया जाता है। जैसे कि एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको सब्सिडाइज लोन मिला, यानी कि सस्ते में उसको लोन मिल गया है किसी गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट को खरीद सके। मतलब भाई उन्हें इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, पैसों की जरूरत होती है, तो आसानी से आपको वो मिल जाए, उसके लिए यहाँ से पैसे मिल जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। अब इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इंटायरली वर्क करती है उस प्रिंसिपल पे विच इज़ नोन एज वन मैन वन वोट। तो यहाँ पे वन मैन वन वोट को गवर्न किया जाता है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कि चाहे आपने कितना भी पैसा लगाया हो इस बात से कोई मतलब नहीं है, हर एक पर्सन के पास इक्वल वोटिंग राइट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सेवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहाँ पर रमेश, उसने 500 रुपये सोसाइटी में लगाए,
मीना ने 50,000 लगाए, तब भी दोनों को इक्वल वोटिंग राइट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है। सो मैरिट्स की अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया, लेस इक्वालिटी इन इकोनॉमी, जहां पर हमने पढ़ा सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब कि यहाँ मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, आपके पर्सनल एसेट सेफ है, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक के आप लाइबल हैं। चलाना बहुत आसान है, 10 एडल्ट मेंबर्स से सोच लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और आसानी से अप्रूवल मिल जाता है। गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है कि आपको सस्ते में रॉ मटेरियल दिलवा देती है, आपको कंसेशनल रेट पे लोन दिलवा देती है, आपको टैक्स का बेनिफिट दे देती है, साथ ही साथ एग्जिस्टेंस स्टेबल है क्योंकि आपका बिजनेस लीगली एग्जिस्ट करता है। तो चाहे मेंबर्स को कुछ भी होता रहे, मेंबर्स पगला जाएं, चले जाएं, छोड़कर कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉ की नजरों में आपकी सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी। इक्वालिटी है वोटिंग राइट्स में कि किसी के पैसों के दम पर हम यहाँ पर किसी को राइट नहीं दे रहे हैं, सबके पास इक्वल वोटिंग राइट है क्योंकि डेमोक्रेटिक पैटर्न है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन है यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर यहाँ फोकस किया जाता है एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन पे, कि खुद ही मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे, सामान खरीदेंगे और बिजनेस करेंगे। लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो रही है और जिससे इनको बेनिफिट मिल रहा है और ये सस्ते में सामान अपने मेंबर्स को पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है। तो बेटा आज हम लोगों ने यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट कवर किया, फीचर्स पढ़े और कुछ मैरिट्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे एंड आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो समझ आ गई हो तो एक बार थम्स अप भेज देना, दिल भेज देना, मैम को समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो मिलूंगे अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए आपको याद रखना है लिमिटेड साइड। अब लिमिटेड साइड के अंदर बच्चे एस से है सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड, एल से है आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज, आई से है आपके पास इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, डी से है डिफरेंसेस इन ओपिनियन और ई से है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा वन बाय वन कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सीक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड। हम जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। जब रजिस्ट्रेशन कंपलसरी आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है, जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है वो आ जाती है, यानी कि आपके जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उसको गवर्नमेंट चेक करती है। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम आपसे इंफॉर्मेशन मांग सकती है, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सीक्रेसी है वो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो देखिए जरा कैसे। It is difficult to maintain the complete confidentiality because the affairs of the society are managed democratically। क्योंकि पहली बात तो यहाँ हम डेमोक्रेटिकली काम करते हैं, तो जब जनता के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के लिए हम बिल्कुल ओपन अप हुए हुए हैं कि वो सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम लोग यहाँ पर मीटिंग में डिस्कस करते हैं, यानी कि सारे मेंबर्स के साथ डिस्कशन चल रहा है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड और अकाउंट्स जो हैं वो इंस्पेक्शन करने के लिए ओपन है, चाहे तो हमारे मेंबर कभी भी देखना चाहे, चाहे हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज देखना चाहे, सबके लिए हमारी जो बुक्स हैं वो एकदम ओपन है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को हमारी स्ट्रैटेजी का पता चल रहा है, तो लैक ऑफ सीक्रेसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारी जो मार्केट में कंपिटिटिव एडवांटेज है उसको रिड्यूस कर रही होती है। तो एग्जाम्पल में जैसे लिखा है कि एक कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रही थी एनुअल जनरल मीटिंग में, तो सभी मेंबर्स को वो पता चला, चाहे वो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट हमें सबके साथ डिस्कस करना है। तो इस तरीके से हमारी जो सीक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो जॉइंट स्टॉक कंपनी को छोड़कर ना सब में आपको ये पॉइंट लिमिटेशन में देखने को मिलेगा, और मैं कहूंगी कि ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो लिख देना, लिमिटेड रिसोर्सेज सब में लिख देना, सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी को छोड़ के। क्यों? क्योंकि देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए थे क्योंकि एक सिंगल बंदा है, वो कितने ही पैसे लगा लेगा। HUF के अंदर आप डिपेंड सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कर रहे हो, उसी फैमिली बिजनेस पे डिपेंड कर रहे हो, वहां लिमिटेड रिसोर्सेज रहा। पार्टनरशिप में लिमिटेशन ऑफ पार्टनर्स थी, नंबर ऑफ पार्टनर्स आपके से 50 ही हो सकते हैं, तो वहां पर आपका कह सकते हो कि पैसा कम रहा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो लेकिन आप कहेंगे कि मैम मिनिमम 10 और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, बट बच्चे आप ये समझो कि यहाँ पर जो आपका मोटिव है वो प्राइमरी मोटिव सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट कमाना आपका सेकेंडरी मोटिव है। तो एक बात बताओ, तुम्हारी जेब में अगर 100 रुपए होंगे ना, तो दान पुण्य करने के लिए ना 100 में से तुम 10 रुपए निकालोगे, तुम 80 रुपए दान पुण्य के लिए खर्च नहीं करोगे। तो जब लोगों को ये पता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सोशल वेलफेयर हो रहा है, तो मैंने अगर 100 लोग भी इकट्ठे कर लिए होंगे ना, तो 100 लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। उनको यही तो लगता है ना कि यार यहाँ तो मुझे सोशल वेलफेयर करना है, यहाँ मैं अगर 10 लाख लगा दूंगा तो भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, मैं 1 लाख लगाऊंगा तो भी मुझे ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है।
तो लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। भले ही नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, बट यहाँ पर क्योंकि सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को देखकर, क्योंकि रिटर्न बहुत कम मिल रहा है लोगों को अपनी कैपिटल के ऊपर, क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो रिटर्न कम ही मिलेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लोग बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफन हैज द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल मेनली डिपेंड्स अपॉन द मेंबर्स एंड कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कैपिटल किस पे डिपेंड करती है, मेंबर्स और उनके कंट्रीब्यूशन पे। मेंबर्स जनरली कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्यों, और जिसकी वजह से फ्यूचर एक्सपेंशन जो है हमारे बिजनेस का वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी रहती है, और लार्ज स्केल फाइनेंस रेज करना भी कई बार हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे कि एक विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो एडवांस प्रोसेसिंग मशीन नहीं खरीद पा रही क्योंकि उसके पास फंड्स की शॉर्टेज है। ठीक है, फिर इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंसी क्यों है, देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग तरीके के स्किल्स की जरूरत होती है, हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगेन मैं यही कहूंगी कि देखो यहाँ पर तो बस सब लोग एक दूसरे की भलाई के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अब जरूरी थोड़ी है कि वो सारे प्रोफेशनल्स हो, उन सबको बिजनेस चलाने का ज्ञान हो, सभी के अंदर वो सारे स्किल्स एग्जिस्ट करते हो, है ना, लेकिन सब साथ में तो आ गए हैं। अब द पॉइंट इज कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल्स हायर करने हैं, बट अगेन मेरे पास लैक ऑफ फंड है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं बड़े बड़े दिग्गज लोगों को अपने यहाँ पे अपॉइंट ही नहीं कर सकती, प्रोफेशनल्स को, वो मुझसे बड़ी बड़ी सैलरी मांग रहे हैं, हाई सैलरी मांग रहे हैं, और मैं वो अफोर्ड कर नहीं पा रही हूँ देना। तो ऐसे में जो हम जैसे लोग ही हैं वही उस बिजनेस को चला रहे हैं, और जरूरी नहीं है कि हम उस मैनेजमेंट को अच्छे से चला पाए। तो कई बार लैक ऑफ स्किल्स की वजह से, बिजनेस स्किल्स की वजह से मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रह जाती है। ठीक है, सो मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मे नॉट ऑलवेज बी द प्रोफेशनल और एफिशिएंट। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, नॉट नेसेसरली द प्रोफेशनल मैनेजर्स, वो हम में से कोई चुने हुए होते हैं। तो लैक ऑफ मैनेजरल एक्सपर्टाइज जो है वो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। मेंबर्स के लिमिटेड बिजनेस नॉलेज हो सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल एफिशिएंसी जो है सोसाइटी की वो कम हो जाएगी। जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो है वो इन्वेंट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि इलेक्टेड कमेटी को स्टॉक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब कितना स्टॉक हमें मेंटेन करना है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब ये वाला पॉइंट पता है कैसा है, सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के सबकी लिमिटेशन में लिख सकते हो, सबकी लिमिटेशन में आप लिख सकते हो। कहीं पे डिफरेंसेस इन ओपिनियन के नाम से है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के नाम से है, तो तुम सब जगह पर लिख सकते हो इस पॉइंट को, सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़कर। क्यों, क्योंकि जहां एक से ज्यादा लोग हो गए वहां डिफरेंसेस इन ओपिनियन होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे मेंबर हैं, सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है, कभी डिसीजन लेने बैठे अब सब एक ही बात पे नहीं अग्री कर रहे हैं, सबके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंसेस इन ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब एक दूसरे की बात से सहमत हो। ठीक है, सो डिफरेंसेस अमंग द मेंबर्स में लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, मेंबर्स का अपना अलग अलग इंटरेस्ट हो सकता है, अपने व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है, तो समटाइम्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में डिले हो जाता है, क्योंकि भाई हमें सबकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमें सबका सुनना पड़ेगा। अब वो इंटरनल लड़ाई झगड़ा जो है वो कंपनी को, सॉरी हमारी सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग को अफेक्ट कर रहा है। आपसी आपका जो झगड़ा चल रहा है उससे मतलब सॉरी बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजन है वो हम नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो लैक ऑफ यूनिटी की वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसअग्री कर रही है कि हमें बिल्डिंग को रेनोवेट करना है या मेंटेनेंस चार्जेस कम करने हैं, जिसकी वजह से फाइनल डिसीजन डिले कर रहा है, क्योंकि आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि क्या करना है। ठीक है, लास्ट लिमिटेशन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। हमने मैरिट में पढ़ा अभी कि सुपर सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, उसके अंदर गवर्नमेंट हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवा देती है, टैक्स का कंसेशन दे देती है, सब्सिडाइज रेट पे रॉ मटेरियल मिल जाता है, सामान मिल जाता है। अब जब कोई हमारा भला करता है ना बेटा, आज की दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना अपने सेल्फिश मोटिव के आपकी भलाई कर रहा हो। कोई भी व्यक्ति आपके साथ बिना अपने पर्सनल गेन के जुड़ा ही नहीं हो सकता। अगर आज कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है, चाहे वो कोई भी है बेटा, कोई भी, ये मतलब बहुत हार्श रियलिटी है। मैं कहूँगी चाहे हमारे खुद के फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, हमारा अपना बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, हमारा अपना प्यार मोहब्बत वाला इंसान ही क्यों ना हो, हमारा पसंदीदा इंसान,
हर कोई व्यक्ति आपसे किसी न किसी मतलब के लिए जुड़ा है। अगर आज वो आपका भला कर रहा है, आज वो आपका अच्छा कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे उसका कोई ना कोई मतलब होगा। शायद वो मतलब हो सकता है उसको भी ना पता हो, जाने-अनजाने में कहीं न कहीं मतलब ज़रूर होता है। गवर्नमेंट तुम्हारी भलाई कर रही थी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, क्यों? अब वो पैसा लगाएगी तो वो ताका-झाकी करेगी ना, वो एक्सेसिव अपना कंट्रोल करेगी ना। आज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी तो वो बार-बार तुम्हें रीचेक करते हैं। प्यार मोहब्बत की बात है, लेकिन कई बार ताना सुनने को मिलता है ना कि हम इतना पैसा क्यों खराब कर रहे हैं, पढ़ना लिखना नहीं है तो हमारा पैसा क्यों खराब कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के घर बैठ जाओ ना, काम धंधे में लग जाओ, क्यों हमारा पैसा खराब कर रहे हो। ये बात आती है, कई बार ताने सुनने को मिलते हैं ना ये वाले। तो बेटा यही ताना गवर्नमेंट भी देती है कि हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो देखो जरा, cooperative societies are subject to the considerable government supervision and regulation। cooperative society supervision भी होता है उसका, कंप्लीट रेगुलेशन में रहती है गवर्नमेंट के। रजिस्ट्रेशन और फंक्शनिंग जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के थ्रू चल रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो आपके अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करती है, ऑडिट यानी कि चेक करती है आपके अकाउंट्स को। आपको गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। और एक्सेसिव कंट्रोल की वजह से आपकी सोसाइटी की फ्रीडम अफेक्ट हो रही है, आप खुलकर काम नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को अप्रूवल लेना पड़ता है रजिस्टर करने से पहले फ्रॉम द रजिस्ट्रार। अगर उन्हें कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो उन्हें रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार उनकी बाकी की प्रोसेस में क्या हो जाता है, डिले आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थी क्या, लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है ये तो सारी बातें हम जान चुके हैं, लेकिन ये कितने तरीके की होती है चलो वो समझते हैं। हमारे पास 6 तरीके की कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना एक अलग पर्पस है। हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी ना किसी पर्पस के लिए स्टैब्लिश की गई है। तो जैसे आप नाम देखोगे आपको उसका काम खुद ब खुद ही समझ आने लग जाएगा। तो जैसे कि पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है हमारे पास कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बताइए ना कि किसके लिए बनाई गई है और कौन बनाता होगा इसको। तो बेटा नाम में ही छुपा है उसका काम, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसको कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है कि हमारे कंज्यूमर्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ कंज्यूमर्स ही होते हैं। अब खुद ही बताओ ना, तुम बीइंग अ कंज्यूमर तुम क्या चाहते हो, एज अ कंज्यूमर तुम्हें क्या चाहिए भाई। तो बीइंग अ कंज्यूमर तुम्हें चाहिए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। तो बस यही इस कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन एम बन गया कि हम बनाएंगे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम सब कंज्यूमर मिलकर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और अच्छे सामान को प्रोवाइड करेंगे एक अच्छे दाम पर ये काम कैसे किया जाएगा, एक कंज्यूमर को अच्छा सामान कम दाम पर कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है भाई, मिडल मैन को एलिमिनेट करके। ये जो बीच में इतने सारे मिडल मैन आ जाते हैं यही लोग तो एक्सप्लॉइट करते हैं, लगातार कॉस्ट इनकी वजह से बढ़ती चली जाती है। तो क्यों ना हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर होलसेलर से सामान खरीदेंगे और आपस में एक दूसरे को बेच देंगे, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी और हमें कम दाम पर अच्छा सामान मिल जाएगा। तो देखो जरा, a consumer cooperative society is formed to protect the interest of the consumer। तो यहाँ हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कैसे, बाय सप्लाइंग द क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, कि हम यहाँ पर आपको अच्छा सामान देंगे अच्छी प्राइस पर। सो दे परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, तो डायरेक्टली वहां से सामान खरीदेंगे, मिडल मैन एलिमिनेट हो जाएगा, अच्छे सामान मिल पाएंगे फिर फेयर प्राइसेस पर, और कंज्यूमर जो है वो ओवर चार्जिंग और अडल्ट्रेशन से बच पाएगा। यानी कि जो मिलावट इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा प्राइस उनसे चार्ज किया जाता है, उन सभी चीजों से हम अपने कंज्यूमर को बचा सकते हैं। जैसे कि एक रेजिडेंशियल कॉलोनी ने कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर स्टार्ट किया और वहां पर ग्रोसरीज को बेचना शुरू किया, डेली यूज आइटम्स को बेचना शुरू किया एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, फिर आई हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब बताओ ना ये सोसाइटी कौन बनाता है और किसके लिए बनाई गई है ये सोसाइटी। अब आप कहेंगे मैम 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 प्रोड्यूसर्स, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स बनाते होंगे। अच्छा बच्चों, पर ये बताओ कि कौन से प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स या हमारे छोटे छोटे नोने नोने प्रोड्यूसर्स।
एक बात बताओ, क्या बड़े प्रोड्यूसर्स को किसी भी तरीके की प्रोटेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं ना, वो तो अपने आप में ही बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमें मदद किसकी करनी है? हमारे छोटे छोटे नोने नोने प्रोड्यूसर्स की। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जिनको कुछ मदद चाहिए आपसे। आप कुछ सोचो ना, एक प्रोड्यूसर को क्या चाहिए? एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर सके। पर वो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी बताओ? बताओ वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कैसे? वो आखिरकार वो प्रोडक्शन कैसे होगा? जब आपको सामान मिलेगा, और वो भी सस्ते दाम पर। तो एक प्रोड्यूसर भी ये चाहता है कि जो भी उसको प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स चाहिए, एक तो उसको आसानी से वो सारे इनपुट्स मिल जाएं, प्लस अगर सस्ते में मिल जाएं तो वाह भाई वाह। अब सस्ते में कब मिलेंगे? जब तुम उन्हीं सामान को बल्क क्वांटिटी में खरीदोगे। लेकिन हमारा छोटा प्रोड्यूसर जो होता है, उसकी इतनी बार्गेनिंग पावर नहीं होती कि वो बल्क क्वांटिटी में सामान को खरीद सके। तो इसीलिए ये सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स एक साथ आ जाते हैं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, मार्केट से बल्क में सामान को खरीदते हैं ताकि उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, और इन्हीं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहा जाता है। चलो आओ देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। A producer cooperative society is formed to protect the interest of the small producers by providing them with the raw material। क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हम इनको? रॉ मटेरियल देंगे, इक्विपमेंट देंगे, प्रोडक्शन की फैसिलिटी देंगे, और ये सारी चीजें इनको भी कैसे मिलेंगी? रीजनेबल प्राइस पर। ठीक है, तो इन्हें कौन बनाएगा? प्रोड्यूसर बनाएंगे, मैन्युफैक्चरर्स बनाएंगे, रॉ मटेरियल बल्क में खरीद के लेकर आएंगे, मॉडर्न मशीनरी दी जाएगी, टेक्नोलॉजी दी जाएगी, प्लस जिसकी वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे कि एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस, यानी कि हाथ से जो कारीगरी करते हैं हमारे कारीगर, उन लोगों ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई टू परचेज द रॉ मटेरियल टुगेदर एट लोअर प्राइस, ताकि वो रॉ मटेरियल खरीद सके कम दामों पर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं तीसरी सोसाइटी की, विच इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है मार्केटिंग, यानी कि आपने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के कंज्यूमर की मदद कर दी, आप उनको सामान प्रोवाइड कर रहे हो रीजनेबल प्राइस पर, आपने स्मॉल प्रोड्यूसर्स की मदद कर दी उनको सामान दिलवा कर। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी तो है ना, सामान को बेचना भी होता है। अब एक प्रोड्यूसर के सामने ये प्रॉब्लम आती है, स्पेशली एक स्मॉल प्रोड्यूसर के सामने, कि वो कंपटीशन जो है मार्केट के अंदर उसको कैसे सरवाइव करे, वो कैसे अपने सामान को मार्केट में बेच कर आए, वो कौन सी मार्केट है जहां पर उसके प्रोडक्ट की डिमांड उसे दिख रही होगी। तो ऐसे में मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहती है कि देखो प्रोड्यूसर, तुम्हारा काम है सामान बनाने का, तुम चिंता मत करो, तुम अपनी फैक्ट्री में बैठो, सामान बनाओ, सामान बनाकर उसको इकट्ठा करके हमारे पास ले आना। हम आपको एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी दे रहे हैं, एक वन मार्केटिंग सेंट्रलाइज्ड एजेंसी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सामान बना के हमारे पास लेकर आना है, उसको बेचने की जिम्मेदारी हमारी। प्लस हम आपके लिए बहुत सारे मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का, पैकेजिंग का, वेयर हाउसिंग का, ये सारे फंक्शंस भी हम आपके लिए परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, a marketing cooperative society is established to help the producers market and sell their product एट बेटर प्राइस, यानी कि हम आपकी मार्केटिंग भी कर देंगे और आपके प्रोडक्ट को अच्छे दामों पर बिकवाने में मदद भी कर देंगे। तो ये गुड्स खरीदते हैं अपने मेंबर से, प्रमोट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर, मिडलमैन यहाँ पर भी एलिमिनेट होता है और प्रोड्यूसर को उनके सामान का अच्छा पैसा मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक फ्रूट ग्रो करने वाले ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उन्होंने कलेक्ट किए फ्रूट्स अलग अलग फार्मर से और उन्होंने उसको सुपरमार्केट में जाकर बेच दिया। ठीक है, नेक्स्ट फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब स्पेसिफिकली नाम लिखा हुआ है फार्मर्स। अब एक डिफरेंस होता है ना प्रोड्यूसर और फार्मर में। प्रोड्यूसर तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन हमारा फार्मर किसान, और किसान किस चीज में लगा होता है? खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में। तो इसीलिए इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है। अब यहाँ हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? यहाँ हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फार्मर्स को, हमारे किसान को। अब एक किसान की क्या समस्या होगी? समस्या को ध्यान में रखते हुए ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया गया है। तो एक किसान की क्या समस्या है? सोचोगे अपने आप सारी चीजें बनती चली जाएंगी। एक किसान चाहता है कि पहली बात तो जो भी उसको यहाँ पे कल्टीवेशन करना है, कल्टीवेशन के लिए जो भी उसको इनपुट चाहिए, एक तो उसको वो इनपुट आसानी से मिल जाए।
इनपुट मिल जाने के बाद, कल्टीवेशन हो जाने के बाद उसकी जो फसल है वो मार्केट में आसानी से बेची जा सके। तो ये एक फार्मर की समस्या है और इसी समस्या को दूर करने के लिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। देखो जरा, a farmer cooperative society is formed to help the farmers to increase the agricultural production by providing the agricultural inputs and services। तो ये देखो यहाँ लिखी है ये बात कि यहाँ हमने ये सोसाइटी बनाई है ताकि हम उनकी मदद कर सके कि वो प्रोडक्शन कर पाए। प्रोडक्शन करने के लिए हम उनको एग्रीकल्चर इनपुट और सर्विसेज देंगे। तो इस काम को करने के लिए हम उनको अच्छी क्वालिटी के सीड्स भी देंगे, फर्टिलाइजर्स भी देंगे, इरिगेशन और फार्मिंग इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, साइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स को एनकरेज करेंगे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि फार्मर्स ने इकट्ठे मिलकर ट्रैक्टर खरीदे और इरिगेशन इक्विपमेंट खरीदे अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम क्या होगा? क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अब हमें यहाँ पर पैसों की जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए हमें। आपने प्रोडक्शन करने में मदद कर दी, मार्केटिंग करने में मदद कर दी, सामान को बेचने में मदद कर दी, सब काम कर दिया, पर पैसों की समस्या अभी भी है हमारे सामने। तो अगर आपकी पैसों की समस्या, अगर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो आपकी मदद करेगी कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो यहाँ इसका मेन काम क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देना अपने मेंबर्स को, ताकि रीजनेबल रेट पर, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर पैसा मिल जाए। यानी कि मार्केट में अगर 10% में मिल रहा है, हम आपको 6% पे दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेविंग्स को एनकरेज किया जाता है, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा, आपको मनी लेंडर से बचाया जा रहा है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही है। जैसे कि स्कूल के टीचर्स ने भी अपनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, पैसे इकट्ठे किए, जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो इमरजेंसी लोन दे दिया। आखिरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगर आपका सपना अपना सपनों के घर बनाने का है तो वो सपना भी आपका साकार किया जाएगा। आपको बना बनाया घर चाहिए तो हम बने बनाए फ्लैट्स दिलवा देंगे। अपना खुद का घर बनाना चाहते हो अपने हिसाब से तो हम आपको एक लैंड अलॉट कर देंगे। लैंड भी खुद से खरीदनी है, तुम्हें सिर्फ लोन चाहिए खरीदने के लिए तो हम लोन भी दे देंगे, वापस कर देना पैसा इजी इंस्टॉलमेंट पे। तो घर से रिलेटेड जितनी भी तुम्हारी समस्या है वो सारी समस्याएं दूर करती है कौन सी सोसाइटी? हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज टू इट्स मेंबर। इसके लिए क्या करते हैं? कलेक्टिवली लैंड परचेज करते हैं, हाउसेज और फ्लैट्स बनाते हैं, उसके अलावा रीजनेबल कॉस्ट पे आपको घर प्रोवाइड कर देंगे। ये अपने मेंबर्स की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई ताकि वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। ठीक है, तो ये 6 थी हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और इसी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पूरा टॉपिक है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो चलिए मिलूंगे अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।